नमस्कार। तारीख 29 जून दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास। मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। पॉडकास्ट में आज बात स्वीडन और फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों की, साथ ही बात राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना का हो रहा विरोध। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की समेत कई मुल्कों ने भी की निंदा। The burning religious texts is disrespectful and hurtful. मणिपुर में रोका गया राहुल गांधी का काफिला। हेलीकॉप्टर से हिंसाग्रस्त इलाकों तक पहुंचे। Why this Rahul Gandhi when he busy want to visit Jammu and I want to ask what is the situation, then why the government is blocking? फ्रांस में 17 साल के युवा पर गोली चलाने को लेकर हो रहा भीषण विरोध। Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après qui est arrivé et la mort de jeune Naël et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. आगे बढ़ें उससे पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि टाइटन सबमर्सिबल के मलबे के भीतर अवशेष पाए गए हैं जिनके मानव अवशेष होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है पनडुब्बी का लैंडिंग फ्रेम और रियर कवर पाया गया है। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान में कहा, अमेरिकी मेडिकल प्रोफेशनल्स अवशेषों का औपचारिक विश्लेषण करेंगे। एजेंसी हादसे के कारणों की जांच के शुरुआती चरण में है। यूएस कोस्ट गार्ड की समुद्री जांच बोर्ड यानी मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबूतों को जांच के लिए आगे भेजेगी। उत्तरी अटलांटिक में 3,800 मीटर की गहराई पर समंदर के नीचे प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने गए टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की 18 जून को मृत्यु हो गई थी। पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में एक रेस्तरां पर मंगलवार रात को हुए रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की और 60 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी है। इनमें 3 कोलंबियाई पर्यटक भी शामिल थे। बचावकर्मी अभी भी मलबे में बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा के संसद के सदस्य बीबीसी को बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वागनर ग्रुप के सैनिकों और उनके नेता येवगनी प्रिगोजिन द्वारा असफल विद्रोह के बाद हताशा में नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं। Putin tried to show that he is a strong man after all his failures inside Russia. ओलेक्सी गोंचारेंको कह रहे हैं, पुतिन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वे एक मजबूत नेता हैं। रूस के अंदर उनकी सभी विफलताओं के बाद वागनर समूह द्वारा विद्रोह के दौरान उनके अविश्वसनीय रूप से कमजोर प्रदर्शन के बाद जब पुतिन मॉस्को से भाग गए, सभी ने देखा कि वे कितने कमजोर हैं। अब वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ताकत है, लेकिन उनकी ताकत नागरिकों को मारना है। रूस ने इस हमले से इनकार किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, Российская Федерация не наносит ударом по гражданской инфраструктуре. दिमित्री पेस्कोव पत्रकारों से कह रहे हैं, रूस नागरिकों के बुनियादी ढांचों पर हमला नहीं करता है। हमले उन जगह पर किए जाते हैं जहां पर सैन्य बुनियादी ढांचे हों। सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक इमारत में हुई गोलीबारी से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार गोलीबारी में अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास में काम करने वाले एक नेपाली सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सऊदी अरब की मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के सामने गाड़ी रोकी और बंदूक के साथ सुरक्षा बलों के सामने पहुंच गए। सुरक्षाकर्मियों और बंदूकधारी शख्स के बीच हुई गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीते बुधवार को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद एक लंबा ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बनाया है। चंद्रशेखर आजाद ने इन हालातों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आजाद ने लिखा, इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनको आज ना कानून का भय है और ना पुलिस का। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक उनसे मिलने पहुंचे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सामान्य नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को सावधान रहने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे पर बयान दिया, जिसके बाद इस मुद्दे के आसपास सियासत गर्मा गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। और लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में बनाए 416 रन। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के बाद सुमिरन से अब हम विस्तार में बात करते हैं स्वीडन में हुई घटना की। यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने एक व्यक्ति के इस्लाम में पवित्र मानी जाने वाली कुरान की एक प्रति जलाई, जिसका स्वीडन के भीतर और बाहर कड़ा विरोध हो रहा है। आयोजकों ने पुलिस से बुधवार को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी और कहा था कि वो विरोध में कुरान की प्रति जलाएंगे। और फिर बुधवार को मस्जिद के सामने ये घटना हुई, जिसका अब जमकर विरोध हो रहा है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस घटना का असर स्वीडन की नेटो की सदस्यता पर पड़ सकता है। मानसी, पुलिस ने इस मामले में सलवान मोमिका नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 37 साल के सलवान कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आए थे। उन पर नस्लीय हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। बीबीसी ने कुरान जलाने की घटना का विरोध कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की। उनमें से सिसेलिया विस्ट्रॉम ने जो कहा वो दिलचस्प है। You need to look at it from a very wide perspective. The first thing in Sweden is that we have the oldest freedom of expression and freedom of the press. सिसेलिया कह रही हैं, हमें इसे अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी को लेकर सबसे पुराना कानून हमारे देश का है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि संविधान के अनुसार जो सही है, जो आपका हक है, उसे सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा है। हमें इसका हल निकालना होगा और हमें कानूनी रास्ते से ही ऐसा करना होगा। सुमिरन, ये प्रदर्शनकारी जो हैं ये स्वीडन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नोआ ओमरोन ने क्या कहा, सुनते हैं। A lot of countries look up to Sweden for its democracy and oh my god, we are so open and we're free and we're letting everyone, do their thing, but that's just not what कई देश गणतांत्रिक मूल्यों के लिए स्वीडन की तरफ देखते हैं। यहाँ हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक है, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं है। ये इस्लामोफोबिया का एक उदाहरण है जो खत्म नहीं हो रहा। मुझे डर है कि ये आखिर कहाँ जाके रुकेगा। सुमिरन, इससे पहले भी पुलिस से इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इस बार मामला पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रैलियों को रोकना गलत है, जिसके बाद इसकी अनुमति देनी पड़ी पुलिस को। लेकिन मानसी, अब इस घटना के बाद इसका कड़ा विरोध हो रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, मोरक्को समेत कई मुल्कों ने इसका विरोध जताया है। किसने क्या कहा जानेंगे कुछ देर में, लेकिन क्या था पूरा मामला ये समझने के लिए सबसे पहले सुनते हैं बीबीसी यूरोप के संपादक डैनी एबरहर्ड की रिपोर्ट। This was, to all intents and purposes, a one-man protest. देखा जाए तो आप इसे एक व्यक्ति का विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि आयोजक एक इराकी शरणार्थी था जिसने मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग लगा दी। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस व्यक्ति का कहना है कि वो कुरान को गणतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। इस घटना के विरोध में स्वीडन में आज कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने इस तरह के 2 विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर इजाजत देने से मना कर दिया था। लेकिन स्वीडन की कोर्ट का कहना था कि लोगों से घुलने मिलने और अभिव्यक्ति की आजादी का एक व्यक्ति का अधिकार किसी भी तरह से डर से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मामला अब उलझ सकता है क्योंकि स्वीडन पश्चिमी मुल्कों के सैन्य गठबंधन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, जिसका तुर्की विरोध कर रहा है। इसी साल जनवरी में एक धुर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट ने स्वीडन में तुर्की के दूतावास के सामने कुरान की प्रति जलाई थी, जिसका तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने जमकर विरोध किया था। इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया था। बुधवार को हुई घटना को भी तुर्की घृणित कार्य कह रहा है। तुर्की का कहना है कि यह भड़काने वाला काम है, जिसे जानबूझकर इस्लाम में पवित्र माने जाने वाले ईद अल अदा के त्योहार के समय पर अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते बाद नेटो की भी एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर चर्चा होनी थी।
तो ये थे यूरोपियन सेवा के संपादक डैनी एबरहर्ड। ये बात साफ है कि पुलिस की इजाजत के साथ हुए विरोध प्रदर्शन में कुरान के प्रति उस वक्त जलाई गई जब दुनिया भर के मुसलमान ईद मना रहे हैं। ये वैसे ही बेहद संवेदनशील मुद्दा है। जी, जाहिर है इस घटना का भीषण विरोध हो रहा है और मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस घटना का विरोध किया है। कहा है हकीकत यह है कि ये जघन्य अपराध पुलिस के संरक्षण में हुआ है। जी, और तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन अस्वीकार्य है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने तो एक बयान जारी किया है और सुमिरन उन्होंने लिखा है कि ऐसी नफरत भरी और लगातार की जाने वाली हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती। ये उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से विपरीत है जिसमें सहिष्णुता, कट्टरवाद को नकारने और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, The burning religious texts is disrespectful and hurtful. And वेदांत पटेल कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथों को जलाना दुखद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो कानूनी तौर पर मान्य है जरूरी नहीं कि वो उचित भी हो। मोरक्को की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि उसने घटना के विरोध में मोरक्को में मौजूद स्वीडन के राजदूत को तलब ही किया है। सुमिरन, मोरक्को ने स्वीडन के लिए अपने राजदूत को वापस बुलाया है और उन्होंने कहा है कि ये अनिश्चित काल के लिए है। जी, इराक ने भी ये कहते हुए घटना की निंदा की है कि स्वीडन प्रशासन ने एक अतिवादी को कुरान जलाने की इजाजत दी। ये घटना पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश है। ईरान ने भी इसका जमकर विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं नासिर कनानी, उन्होंने इस घटना को भड़काऊ कहा है, अस्वीकार्य कहा है और कहा है कि हम स्वीडन सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के मामलों में जिम्मेदार भूमिका निभाएगी। सुमिरन, ये तो हुई प्रतिक्रिया की बात कि स्वीडन के अंदर से और स्वीडन के बाहर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस मामले में स्वीडन ने अब तक क्या कहा है? जी, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि ये घटना कानून के दायरे में तो है लेकिन उचित नहीं है। ये पुलिस पर था कि वो इसकी इजाज़त देती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। इसका असर आपसी रिश्तों के अलावा स्वीडन के व्यापार हितों पर भी पड़ सकता है। सुमिरन, एक बात जो डैनी एबरहर्ड ने कही बेहद महत्वपूर्ण है कि स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है और ये जो घटना हुई कुरान जलाने वाली, इसका असर उस पर पड़ सकता है। शीत युद्ध खत्म होते होते उसे लगा कि यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहिए। 1995 में वो यूरोपीय संघ का सदस्य बना। इसके बाद वो लंबे वक्त के लिए फिर न्यूट्रल रहे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हालात में स्वीडन और फिनलैंड ने जून 2022 में नेटो में शामिल होने की अर्जी दी। अप्रैल में फिनलैंड जो है वो नेटो का सदस्य बना, लेकिन तुर्की नहीं बन पाया। माफ कीजिएगा, स्वीडन नहीं बन पाया क्योंकि तुर्की ने उसका विरोध किया। जी, खुद नेटो का सदस्य है वो तुर्की। जी, और उसके विरोध के कारण अब तक स्वीडन को इजाजत नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल। सुमिरन, बुधवार को जो घटना हुई यानी कुरान जलाने की जो घटना हुई, उसका कितना असर स्वीडन की नेटो की सदस्यता पर पड़ सकता है, ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा से, जो लंदन में मौजूद हैं। और सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि तुर्की के स्वीडन का जो विरोध वो कर रहा है उसकी वजह क्या है। अगर आपको याद हो, 2007 में पैगंबर मोहम्मद के जो कार्टून बनाए थे, लार्स विल्क्स नाम के एक आर्टिस्ट हैं स्वीडन के, अब उनकी वायलेंट डेथ हो गई पिछले साल। उन्होंने कुछ कार्टून बनाए थे और वो काफी भड़काऊ कार्टून थे। उन कार्टून्स को छापा गया और फिर कुछ पत्रिकाओं ने छापा, कुछ ने नहीं छापा, प्रदर्शनी कुछ ने लगाई, कुछ ने नहीं लगाई। उसके बाद वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में आए और फिर फ्रांस में छापे गए और फिर उसको लेकर के शार्ली एब्दो हुआ और ये सारी घटनाएं हुई। तो तब से अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। उसके बाद इसी साल की शुरुआत में वहाँ कुरान को जलाया गया, प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किए। समस्या ये है कि स्वीडन में जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तो पूरी तरह से हामी हैं। इस तरह के प्रदर्शनों का, इस तरह के मुजाहरों का विरोध नहीं करते। इसको लेकर के तुर्की चिढ़ा हुआ है शुरू से। तुर्की की समस्या ये है कि आप ठीक है विरोध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मॉरल पुलिस तो नहीं बन सकते ना आप। कौन देश
किस चीज की अनुमति देगा नहीं देगा, उसका फैसला आप करने वाले कौन होते हैं, ये तुर्की की समस्या है। ये सबसे बड़ा उसको मौका मिला है, तो इसमें वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो टांग अड़ा रहा है। लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि स्वीडन की जो मेंबरशिप की जो मुहिम है उस पर असर पड़ेगा? उस पर देखिए, लटक तो वो जाएगी, और उसके बाद ये नेटो की अपनी जरूरत है, ये अमेरिका की भी जरूरत है। इसके पीछे एक और राजनीति भी चल रही, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि रूस के जो अति दक्षिणपंथी हैं उनका और स्वीडन और डेनमार्क के जो दक्षिणपंथी हैं उनके साथ एक तरह का ये अलिखित सा समझौता है, वो इनका समर्थन करते हैं। यहाँ स्वीडन में पिछले साल जो सरकार बनी है वो दक्षिणपंथियों की सरकार है। जो प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन हैं वो दक्षिणपंथी हैं और उनको समर्थन हासिल है अति दक्षिण या धुर दक्षिणपंथी पार्टी, जो कि स्वीडन में जो है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स कहलाती है। स्वीडन में कई तरह के डेमोक्रेट्स हैं। स्वीडन डेमोक्रेट्स धुर दक्षिणपंथी हैं, सोशल डेमोक्रेट्स वामपंथी हैं। तो पिछले साल से पहले जो 9 साल है वो सोशल डेमोक्रेट्स और उनके गठबंधन की सरकार थी, और अब ये दक्षिणपंथी गठबंधन की सरकार है। तो दक्षिणपंथी गठबंधन की सरकारें आम तौर पर इस्लाम के लिए कोई बहुत अच्छी मतलब उनकी इमेज नहीं रखती, और वो इस तरह के मामलों में टांग अड़ाने की भी कोशिश नहीं करती। ये मामला अदालत में भी गया था और अदालत ने इस तरह के प्रदर्शनों पर बैन की याचिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि स्वीडन का जो अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो कानून है वो काफी पुख्ता है। आप उस पर इस तरह से बैन नहीं लगा सकते। कुरान जलाने वाले मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है सलमान मोमिका, और ये नाम सुनने में बड़ा विचित्र सा लगता है, इराकी मूल का है, क्योंकि ये उत्तरी इराक से है। 5 साल पहले शरणार्थी बन के आया था। उत्तरी इराक कुर्दों का भी गढ़ रहा है, और उत्तरी इराक में ही यजीदी भी थे, यजीदी ईसाई, जिनको जो आइसिस है उसने एक तरह से साफ ही कर दिया था, वो जो है नरसंहार हुआ था यजीदियों का। तो इसकी सहानुभूति उन दोनों गुटों की तरफ है, इसलिए ये कुरान का विरोधी तो नहीं है, लेकिन जो इस्लाम में जो पाखंड है ये कहता है ये उसका विरोधी है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना का उसकी नेटो सदस्यता की अर्जी पर क्या होगा असर, विश्लेषण कर रहे थे बीबीसी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे कार्यक्रम में मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी को हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने की इजाजत नहीं मिलने से नाराज हुए लोग। Why this Rahul Gandhi when he busy want to visit Chuchampur and want to ask what is the situation, then why the government is blocking? साथ ही बात करेंगे फ्रांस में हो रहे भीषण विरोध प्रदर्शनों की भी, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं। फेसबुक पर कई लोग हमसे जुड़े हैं और माफ़ कीजिएगा आज तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कार्यक्रम में आवाज़ नहीं आ पा रही है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अगर फेसबुक की और यूट्यूब की बात की जाए तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो सुनने तो बैठ गए हैं शो, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है। फेसबुक में मैं देख रही हूँ लोग लिख रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का अपमान जो है वो निंदनीय कार्य है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जी, और अपमान जो है वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा संगीता खड़के कह रही हैं। और रामेश्वर दियो कह रहे हैं नो रिलीजन शुड बी इंसल्टेड, लोगों को रिस्ट्रेन रखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। नवनीत मिश्र हैं जो कह रहे हैं कि मोहन जी के लिए कुछ लिख रहे हैं, बीबीसी इंकारनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से टिप्पणियां हम बाद में ही ले पाएंगे, जब जी बिल्कुल, जब आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचने लगेगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में सुमिरन बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की।
जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे, लेकिन उनके कॉन्वॉय को बिष्णुपुर में ही रोक दिया गया। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर में ही रोक दिया। राहुल गांधी चूरा चांदपुर जाना चाहते थे। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। Let it go. Let them go. Then why this Rahul Gandhi when he busy want to visit Chuchampur and want to ask what is the situation? Then why the government is blocking? Why is there any secret hidden agenda? Why? What is this? Why? राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर आज ही मणिपुर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि सड़क मार्ग से होते हुए वो मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करें। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन आपको पता है कि मणिपुर जो है पिछले 55 दिनों से हिंसा का सामना कर रहा है और यहाँ का जो चूरा चांदपुर इलाका है वो हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है। बिष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक हेसनाम बलराम सिंह ने समाचार एजेंसियों को बताया है कि उनकी ओर से राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर के जरिए चूराचांदपुर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क मार्ग पर जो है ग्रेनेड से हमला किए जाने की आशंका थी। Seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churachandpur, the destination by helicopter. That's it. Simple as that. If our suggestion, if our security angle taken into consideration, and on the ground report given to the police headquarters, and police headquarters accordingly giving the advice to take to the VIPs to go to Churachandpur by helicopter. तो इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए चूराचांदपुर पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन ये मुद्दा आज कई घंटों मीडिया में छाया रहा। विपक्ष ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उन्हें मणिपुर जाने से रोक रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। सुमिरन, ये दावा सुप्रिया श्रीनेत का। और अब आरजेडी के मनोज सिन्हा ने क्या कहा, सुनते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम राहुल जी आगे बढ़ के अगर जा रहे हैं ना तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था। कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को स्वयं भी जाना चाहिए था। ये है भारतवर्ष हमारा, जिसको आप चाहते हैं कि उसके मानस को छत विच्छत कर दिया जाए। बीजेपी ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि स्थिति ऐसी हो तो व्यक्ति को समझदारी से काम लेना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया
सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं। तो कहीं ना कहीं तंज कस रहे थे संबित पात्रा राहुल गांधी पर। आगे बढ़ते हैं इस शो के तीसरे पड़ाव पर और बात करते हैं फ्रांस में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत की। इसके बाद वहां हिंसा और गिरफ्तारी का दौर जारी है। देश के गृह मंत्री ने बताया कि बीते रात भर में प्रदर्शन के दौरान कम से कम 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गृह मंत्री गेराल्ड डरमनिन ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने देश भर के स्कूलों, टाउन हॉल और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया है। सुमन, आपने बताया कि प्रदर्शन हो रहे हैं, 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामला जो शुरू हुआ वो एक युवक को गोली मारने से जो है घटना शुरू हुई थी। लेकिन सुमन, ये पूरा मामला क्या है? मानसी, मंगलवार को फ्रांस में पुलिस ने एक 17 साल के युवक को ट्रैफिक चेक के लिए ना रुकने पर गोली मार दी थी। फ्रांस की मीडिया के अनुसार नाहिल एम नाम के इस युवक के बारे में पुलिस ने पहले कहा कि वो चोट पहुंचाने के इरादे से पुलिसकर्मियों की ओर गाड़ी ला रहा था, लेकिन बाद में इस हादसे का जो वीडियो फुटेज सामने आया उसमें एक पुलिस अधिकारी को गाड़ी की खिड़की से नाहिल पर पिस्तौल तानते और फिर नज़दीक से गोली मारते देखा गया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे काफ़ी नज़दीक से गोली मारी और यही वजह है कि जो फ्रांस के लोगों में इस घटना को लेकर काफ़ी विरोध है और इस घटना के विरोध में वहाँ हज़ारों लोग जो हैं वो कल आज सड़कों पर उतर आए हैं और इसी के बाद जैसा आपने बताया हिंसा और गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ है। जी मानसी, पेरिस के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। टुलूज़ में भीड़ ने आग लगा दी। उत्तरी शहर लिले में भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पश्चिमी शहर रेने में भी जो है काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और कई लोगों ने आगजनी भी की। पुलिस ने तितर बितर कर दिया उनको, लेकिन नैनतेर में झड़प हुई जहां मंगलवार को नाहेल की गोली मार। नैनतेर वो जगह है, वो छोटा शहर है जहां पर नाहेल को गोली मारी गई। जी, एक तरफ लोगों में गुस्सा है, दूसरी तरफ नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, उन्होंने भी कहा है कि नाहेल को गोली मारने वाली घटना माफी के योग्य नहीं है। कोई भी दलील एक युवा की मौत को सही नहीं ठहरा सकती। Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après qui est arrivé et la mort de तो फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें मैं पूरी देश की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। उनके परिवार को हमारे देश के लोगों के स्नेह के बारे में बताना चाहता हूं। एक लड़का है, एक युवा है जो मारा गया है। इस हादसे को कोई भी बयान नहीं कर सकता और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति को जो लोग विरोध के दौरान नुकसान पहुंचा रहे हैं वो बहुत ही अनुचित है। लेकिन आगे जाकर नाहिल की मां जो है वो एक मार्च की अपील कर रही हैं। वहीं बीबीसी से बात करते हुए नैनतेर से संसद सबरीना सेबाही ने कहा कि नस्लवाद भी इसका एक बड़ा कारण है। You don't need to be an expert to see that what happened was a flagrant disregard for human life. We have to act now. सबरीना सेबाही कह रही हैं कि ये देखने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि जो कुछ हुआ है वो बताता है कि मानव जीवन का कोई सम्मान ही नहीं है। लोग न्याय चाहते हैं। इसका मतलब सामान्य रूप से ये है कि पुलिस के काम करने के तरीके और बल के उपयोग के तरीके पर ध्यान देना होगा। स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है और लोगों के बीच अभी भी बहुत गुस्सा है। जी सुमन, रॉयटर्स के मुताबिक जो मृतक है नाहेल, उसके पड़ोसियों के हवाले से ये बताया गया है कि नाहेल फ्रांसीसी अल्जीरियाई मूल के परिवार से थे और इसका जिक्र भी जो है सबरीना ने एक बयान में किया था। उन्होंने कहा था कि हथियारों का उपयोग, बल का उपयोग और ये जो अनिश्चितता है 2017 के कानून की वजह से है। उन्होंने नस्लवाद को इसी के बाद जो है कारण बताया था और उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी समेत किसी के लिए भी ये तय करना असंभव है कि भविष्य में कोई खतरा बनने वाला है या नहीं। इन्होंने उसकी बात की है जो पुलिस ने जो दलील दी थी। जी, कानून के हिसाब से अगर कोई खतरा लगे तो उसे गोली मार दी जा सकती है, लेकिन कौन है खतरा, वो कैसे तय किया जाएगा। जी बिल्कुल। आगे संवाददाता सम्मेलन भी एक हुआ है नैनतेर में, जिसमें स्टेट प्रोसिक्यूटर हैं, सरकारी वकील हैं पास्कल प्राश, उन्होंने पुलिस अधिकारी पर हो रही जांच की बात की है। जी,
और स्टेट प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी अभियोजक का मानना है कि हथियार का उपयोग करने के लिए कानूनी शर्तों का पालन नहीं हुआ है। और मानसी, जाने से पहले, क्योंकि अब वक्त हो गया है, जाने से पहले स्पोर्ट्स की बात हो जाए तो अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो एशेज सीरीज का जो मुकाबला चल रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड ने 128 रन बनाए, एक विकेट खोकर। जो मुकाबला है वो फिलहाल अभी चल रहा है लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर ने। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मानसी दास और सुमिरन प्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।